हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो टॉपिक ले रहे हैं आप। पहला टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेसेस यानी कि ऐसी सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल है या सेम है या कांस्टेंट है, दैट आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डिफाइन करेंगे, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। हमने पोटेंशियल लास्ट टर्म पे पॉइंट चार्ज का निकाला था। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यानी कि अगर हम R सेम लें, ये पॉइंट हमने R डिस्टेंस पे लिया है, दूसरा पॉइंट लें वो भी R डिस्टेंस पे लें, तीसरा पॉइंट लें वो भी R डिस्टेंस पे लें, तो इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि चार्ज तो सेम है ये, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अगर हम R सेम लें तो सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। यानी कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज लें और उसके चारों तरफ R डिस्टेंस, उसको सेंटर मान के R डिस्टेंस का एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो इस स्फीयर पे सब पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हो गए, या हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर जो है वो इक्विपोटेंशियल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस सेंटर्ड एट द चार्ज। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सेम होंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये भी आर पर डिपेंड कर रहा है, तो आर सेम होगा जिन पॉइंट्स का, उनके लिए पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। अब ये हमने ड्रॉ करी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए। इसी पॉइंट चार्ज के लिए कैसी है ये, रेडियली आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई रिलेशन दिखाई दे रही है? तो क्या देखते हैं हम, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रखी हैं। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें ऐसे, कैसी हैं, रेडियली आउटवर्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है सरफेस को, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और ये लाइन, दोनों परपेंडिकुलर है। कोई भी पॉइंट लें, इस सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें और ये लाइन, फील्ड लाइन, दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है, कहीं भी ले सकते हैं हम। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। उस पॉइंट से जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। और ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए नहीं होती है, हर कंडीशन में होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है जो आपको याद रखनी है इसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे अगर हम दो पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ए लिया और यहाँ पे पॉइंट बी लिया, और हम किसी चार्ज को ए से बी तक मूव करें, तो क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम सरफेस पे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो जो पोटेंशियल ए पे है वही पोटेंशियल बी पे होगा, यानी कि पोटेंशियल दोनों का सेम है। या हम कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज जीरो, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क भी हमको नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस पे बेस्ड जो है कई बार क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। और तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता।
ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करिए हैं डिफरेंट केसेस के लिए। पहला केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है हमने एक्स डायरेक्शन ली है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमारे जो प्लेन्स होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स के परपेंडिकुलर प्लेन्स यानी कि ये जो वाई जेड प्लेन है ये सारे जो है वाई जेड प्लेन के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये एक्स के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस the equipotential surfaces are plane normal to x-axis and planes parallel to the yz plane। इसी तरह से अगर हम E की डायरेक्शन y में लेंगे तो जो प्लेन्स हैं वो xz प्लेन में होंगे इसके परपेंडिकुलर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करिए। दिस इज फॉर डाइपोल। एक हमने माइनस क्यू चार्ज लिया है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, उनके बीच में एक डिस्टेंस है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम। तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी है। नेगेटिव के लिए भी सेम होती है, अगर इनकी जगह दोनों नेगेटिव होते हैं तब भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सेम होती हैं दोनों केसेस में, यानी कि ये लाइक चार्जेस के लिए है। इक्वल भी है और लाइक चार्जेस, इक्वल चार्जेस है और लाइक चार्जेस है, यानी कि सिमिलर चार्जेस है, या तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इनमें आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करी हैं तो ये जो सरफेसेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा है और कहीं पर डिस्टेंस कम है इसका। इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये बहुत क्लोज है और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये जो है डिस्टेंस इनका बढ़ता जा रहा है। इस केस में देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है जबकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्लोज है। तो इनका क्या कारण है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन डिराइव करनी पड़ेगी। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे हमने दो सरफेसेस ली हैं, ये ए सरफेस और ये बी सरफेस, और दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है। ये जो है ए एंड बी दे आर वेरी क्लोज, और ये कैसी है, इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, यानी कि ए पर जो है हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, v। जो हमने बी ली है उस पे सारा पोटेंशियल कितना है हर पॉइंट पे, v प्लस डेल्टा v। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे ड्रॉ कर ली है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हम एक चार्ज को P से A तक लेके जाएं, यानी कि सरफेस B से लेके सरफेस A तक जाना है हमको, ठीक है, किस चार्ज को ले रहे हैं हम, +1 कूलम को। तो +1 कूलम को अगर हम यहाँ से P पॉइंट से A पॉइंट तक लाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में, और हमको P से A तक जाना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और हमको एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो है हम निकालते हैं फोर्स कितना है, फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम +1 कूलम एट पॉइंट P। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम अभी, फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, और Q कितना लिया है हमने, 1 इंटू E। दिस इम्प्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू E। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो E के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब हमें P से A तक जाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू P, P से A, P टू A, P से A तक जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कैसे निकालेंगे हम, F इंटू DL, ऐसे निकालते हैं वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का, और F DL किसके इक्वल होगा, F इंटू DL, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। F कितना है हमारे पास, जितना E है, DL डिस्टेंस कितना लिया है हमने, डेल्टा L। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, कि जो पोटेंशियल A पर है, A पर पोटेंशियल मान लीजिए, A पर जो पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल एट A दैट इज VA, और पोटेंशियल एट
बी दैट इज वी बी, या अगर हम पी पॉइंट पे लें तो वो भी इसके ये दोनों इक्वल होंगे, वी बी और वी पी, क्योंकि ये दोनों एक ही सेम सरफेस पर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी पी, इसके इक्वल होगा। या हम लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू वी ए हमने कितना लिया है, ए सरफेस पे बी, और वी पी ये बी सरफेस पे है, इसका पोटेंशियल कितना है, वी प्लस डेल्टा बी, या वी और बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस डेल्टा बी, या हम लिख सकते हैं जो E का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, क्या पता चल रहा है इससे हमको इस रिलेशन से E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। एक तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कितना है उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। दूसरा नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है ए का ज़्यादा है, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। क्यों, क्योंकि हमें वर्क करना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, जब हम बी से ए तक जा रहे हैं हमें एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, जबकि फील्ड जो है वो ए से बी की तरफ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ए से बी की तरफ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। और दूसरा ये इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज गिवन बाय द change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point। ठीक है, इसमें एक बात और, हमने ये सरफेसेस बहुत क्लोज ली हैं, ये हमने बहुत क्लोज ली हैं, इसीलिए हमने f को कांस्टेंट लिया है कि f जो है वो कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा है। छोटी डिस्टेंस के लिए हमने e को और f को दोनों को कांस्टेंट मान लिया है। क्लियर। अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हमने अभी पहले पढ़ी थी उनका रीजन समझ में आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर जो है ये दूर होते जा रही है, डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है। क्यों, ये लाइंस हैं इसकी, फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं फील्ड जो है वो वीक हो जाती है, और E हमारे पास होता है दैट इज माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। ये अगर हम डेल्टा वी कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी कि हम जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ले रहे हैं, तो E इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यानी कि E अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो डेल्टा एल कम होगा, यानी कि डिस्टेंस इनके बीच का कम होगा, और E अगर वीक होगा तो डेल्टा एल जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी, जहाँ पे वीक फील्ड है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी। ये डाइपोल के लिए है, आप देख सकते हैं ये डाइपोल की फील्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो कहाँ पर क्लोज होंगी, यहाँ पे जो फील्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे जो फील्ड है वहाँ पर वीक है, तो यहाँ पर जो है इनका डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ डिस्टेंस जो है इनका कम है। ये दो सिमिलर चार्जेस हैं प्लस क्यू, इनके लिए हमने फील्ड ड्रॉ करी है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बीच में फील्ड जो है वो वीक है और इधर जो फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ज़्यादा है इसका और इधर जो है इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.3, टू चार्जेस प्लस 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमने दो चार्जेस हैं उनको 6 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया है। मान लीजिए हमने यहाँ पर जो चार्ज रखा है इस A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, A पर हमने प्लस क्यू रख दिया और B पर माइनस क्यू रख दिया, यानी कि A पे हमने कितना रखा है +2 माइक्रोकूलम और B पे -2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। हमको आइडेंटिफाई करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस उसकी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक तो हमको ये गिवन है, ये हमने ड्रॉ की थी अभी सर्कल्स की फॉर्म में, सॉरी स्फीयर्स की फॉर्म में। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकाला था लास्ट टर्म पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, कितना निकाला था वो 0।
तो यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में जो भी पॉइंट्स हैं उन सब पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। जीरो मीन्स सेम होगा या कांस्टेंट होगा। तो इस प्लेन को हम इक्विपोटेंशियल प्लेन ले सकते हैं। कौन सा पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये जो डाइपोल है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट पर एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, कैसा, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो ये कैसा होगा, इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन में v जो है हर जगह जीरो होगा। तो पहले पार्ट में हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी है, द प्लेन नॉर्मल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर एंड हेंस इट इज इक्विपोटेंशियल। दूसरा पार्ट है इसका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अभी हमने पढ़ा है कि फील्ड जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं इसकी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। और ये अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन ड्रॉ करें इसमें यहाँ पे, तो हम देखेंगे हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो क्या आंसर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी की डायरेक्शन में नॉर्मल टू द प्लेन। और आज का दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने पहले डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, एक चार्ज की डिफाइन की थी। कैसे डिफाइन करी थी कि अगर हम एक सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये Q1 और Q2, ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी पहले डिफाइन करनी है और फिर उसको कैलकुलेट करना है। कैसे डिफाइन करेंगे कि इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से इनके रेस्पेक्टिव पॉइंट्स तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। So definition, potential energy stored in a system of charges is the work done by an external agency in assembling the charges from infinity at their locations. Infinity से यहाँ तक लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना वर्क करना पड़ा। तो पहले हम जो है किसी एक चार्ज को ला सकते हैं, चाहे Q1 को चाहे Q2 को। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग charge Q1 from infinity to A, इसको A पॉइंट ले लेते हैं। अब Q2 चार्ज तो हम अभी लाए नहीं है, सिर्फ हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं और इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो वर्क डन कितना होगा हमारा, वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने ये चार्ज यहाँ लाके रख दिया है। अब ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि हर पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल होगा, हम इसको निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, कितना पोटेंशियल होगा, हम लिख सकते हैं इसको V एट बी ड्यू टू A। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टर्म पर डिराइव किया था, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है R12। तो इतना पोटेंशियल जो है वो B पॉइंट पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम जब ये दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity to B, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क कैसे निकालते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं हम, Q2 इनटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू A, क्योंकि हम B पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो Q2 इनटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू A। यह हम लिख सकते हैं W2 दैट इज इक्वल टू
Q2 इंटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू A, वो हमने निकाला था Q1 अपॉन 4πε0 R12। तो हमारे पास W2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। तो नेट वर्क डन कितना हो गया दोनों चार्जेस को लाने में, इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर लोकेशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 हमारा 0 आया था, पहले चार्ज के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। दूसरे चार्ज के लिए Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। तो कितना वर्क करना पड़ा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। तो यही इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। अब इस केस में हमारे पास तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 एंड Q3। इसको हमने A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस। तो हम 1 बाय 1 इनको लेके आएंगे। सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। पहले हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है इसमें, अब हमने Q1 ला के रख दिया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब जब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे Q2 या Q3 तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मान लीजिए हम Q2 चार्ज लेके आते हैं ये, तो वर्क डन in bringing charge Q2 from infinity to B पॉइंट पर लेके आते हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना लाए हैं हम, Q2। पोटेंशियल कौन सा, B पर A के कारण। ये A जो चार्ज है इसने जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है, यानी कि Q2 इंटू कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये Q1 चार्ज है अपॉन 4πε0 और डिस्टेंस कितना है R12। तो कितना वर्क करना पड़ा हमको, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। ये जो है हमारे पास सेकेंड केस का वर्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड चार्ज को लेके आएंगे। थर्ड चार्ज को जब लेके आएंगे यहाँ पे, तो अब इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल देखना पड़ेगा हमें C पॉइंट पर कितना है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C पॉइंट। C पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना होगा, चार्ज हम कौन सा ला रहे हैं, Q3 इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, दोनों चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही हैं। तो W3 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q3, और C जो है ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, चार्ज है सॉरी A जो है कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा C पॉइंट पे, Q1 अपॉन 4πε0 और AC जितना डिस्टेंस है कितना है R13 प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, C पर B के कारण जो पोटेंशियल है, B चार्ज कौन सा है Q2 अपॉन 4πε0, डिस्टेंस कितना है R23। इतना वर्क करना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हमने निकाला है W3। नेट वर्क डन इन असेंबलिंग द 3 चार्जेस, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 हमारा 0 था, W2 कितना था, Q1 Q2 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और W3 कितना है ये वैल्यू लिख देते हैं इसकी, कितनी आएगी Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। इसमें से ये तो ज़ीरो है, इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों में कॉमन है, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। इस सिस्टम की एनर्जी इतनी हो जाएगी तीनों चार्जेस की मिला के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी जब फील्ड नहीं थी, एक्सटर्नल फील्ड कोई नहीं थी, हम सिर्फ चार्जेस को लेके आ रहे थे। तो नेक्स्ट टर्न पे एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, तब हम चार्जेस को लेके आएंगे तो कितनी एनर्जी होगी उनकी। ठीक है, थैंक यू।